2.5 मतलब 2.5 लाख रुपए तक भी जाता है, इतने कॉस्टली होते हैं वो। इतने एक्सपेंसिव शूज, उसकी कॉपी शूज 5,000 रुपीज के पड़ते हैं, हाँ, आप ये बता रहे और समटाइम्स सेल्स भी होते हैं तो Okay. 50% ऑफ, 70% ऑफ, 60% ऑफ। तो मैं उस चीज़ का वेट करता हूँ कि हाँ अब कुछ ऑफर आने वाला है तो हाँ। अब ले सकता है रोशन, तो अब तो खरीद सकता है। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट, मतलब ये करनी चाहिए या नहीं, और जो बिगिनर है वो कैसे करें, ऐसा कुछ आइडिया? आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कोई भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो लाख 2 लाख रुपए आपके एकदम से खर्च हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो गोल आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में अचीव करना है तो आपको मिनिमम 20,000 रुपीज की मंथली SIP करनी पड़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ मनी मिस्टेक्स। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, रोशन। रोशन 26 इयर्स के हैं और डांस सिखाते हैं। तो बाकी का इंट्रोडक्शन रोशन से ही सुन लेते हैं। रोशन, वेलकम टू आवर शो। तो मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं 26 ईयर्स हूँ, मयूर विहार फेज 3 में रहता हूँ। मैंने डांस स्टार्ट किया था 15 ईयर्स की एज में, डांस स्टार्ट किया था समथिंग 2010 में किया था। 2010 में मैंने स्टार्ट किया था डांस। मेरी सिस्टर डांस करती थी, तब मैंने उनको देखा था, शुरू करा था, उनको देख के स्टार्ट किया था कि हाँ मेरे को डांस करना है और बेसिकली टीवी पे आना है, परफॉर्मेंस दे रहा हूँ मैं और घर वाले दिख रहे हो, तो ऐसा कुछ मेरे को करना था। बट अभी वो हो नहीं पाया कुछ रीजंस की वजह से, अभी नहीं कर पाया कंप्लीट वो कोर्सेज। अभी हम मैं डांस इंस्ट्रक्टर हूँ, अभी मैं क्लासेस कराता हूँ, जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं बॉलीवुड क्लासेस लेता हूँ, कोरियोग्राफी सिखाता हूँ, बच्चों को टीच करता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें। तो यही मेरा पैशन है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जैसे आपने बताया 15 इयर्स की एज से डांस सिखा रहे हैं, तो आपको 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे भी जो थोड़ा सा आर्टिस्टिक माइंडसेट और थॉट प्रोसेस के साथ लोग होते हैं उनको मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप डिफरेंट, थोड़ा सा लीग से अलग हट के काम कर रहे हैं। ग्रेट यार। तो यार रोशन, मैं आपके थोड़ी सी अर्निंग्स के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी क्या आप जॉब करते हो? जैसे आपने बताया कोरियोग्राफी सिखाते हो, तो आप कहीं जॉब करते हो या खुद की क्लासेस लेते हो, फ्रीलांसिंग मेरी करते हो, क्या? जॉब भी है और मैं मतलब किसी के साथ भी काम करता हूँ और मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। अरे वाह। अगर आप मुझे थोड़ी सी अपनी अर्निंग्स के बारे में बता पाएं कि आप जॉब से कितनी सैलरी विड्रॉ करते हैं और आप जो फ्रीलांसिंग करते हैं उससे कितना पैसा कमा लेते हैं? बेसिकली सैलरी के बारे में कोई बताता तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली मेरी जो सैलरी है वो 30,000 अराउंड आ जाती है मंथली, और जो मेरी फ्रीलांसिंग है एज अ वेडिंग कोरियोग्राफी, एज अ अदर क्लासेस, अराउंड 60-80 प्लस हो जाता है। 80,000 इन हैंड आप कर लेते हो फ्रीलांसिंग और जॉब से जॉब मिला के। और अगर मैं आपके एक्सपेंसेस की बात करूं, जिस घर में अभी आप रहते हो वो आपका खुद का घर है या आप रेंट पे रहते हो? मैं रेंट पे हूँ। रेंट पे रहते हो। फैमिली के साथ रहते हो या अकेले मेरी रहते फैमिली में मेरे 7 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, हम 3 सिस्टर है मेरी बड़ी, और हम 2 भाई। हो? सब जॉइंट, मतलब पूरी फैमिली एक साथ पूरी ही रहती फैमिली हमारी एक साथ है। अभी मेरी एक सिस्टर की शादी हो गई है तो अभी 2 की रह रही है, वो करानी है, वो भी। अच्छा। बस यही इतने लोग हैं मेरे घर। तो अभी जिस घर में आप रहते हैं उसका रेंट कितना होगा, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी सब include? 20 से 22 के अराउंड है। अगर मैं बाकी एक्सपेंसेस की बात करूं, जैसे ग्रोसरीज और बाकी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, वो कितने हो जाते होंगे अप्रोक्सीमेटली? वो मैक्सिमम वही 25-30 के अराउंड। तो आपका 22,000 रेंट हो गया, 30,000 रुपीज आपका मंथली एक्सपेंसेस हो गया। ट्रैवलिंग में कितना एक्सपेंस हो जाता है? ट्रैवलिंग में कैसे करते हैं? आपका खुद का व्हीकल है या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? उसके बारे में थोड़ा, उसके एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा पहले तो पब्लिक व्हीकल था, अभी मेरा खुद का ट्रांसपोर्ट है। तो मैंने अभी 4 मंथ्स पहले ही अपना 2 व्हीलर परचेज किया है, तो स्कूटी एक वो लिया है। उसका मैक्सिमम जो उसका एक्सपेंसिव जो महीने का मंथली पेट्रोल का आ जाता है और जो उसका सर्विसिंग एंड ऑल का खर्चा आता है वो मैक्सिमम 4-5 थाउजेंड में आ जाता है पेट्रोल में। और सेकंड थिंग जो उसकी सर्विसिंग होती है वो 500-600 समथिंग, तो राउंड फिगर आप 5,000 या 5,500 आप लेके चल सकते हैं। हम इसको 5,000 लेके चल देते हैं। बाकी आपने जो बताया, ये जो स्कूटी है, ये क्या आपने कैश डाउन में परचेज करी थी या इस पे भी कोई लोन चल रहा है या कोई EMI वगैरह? ये तो EMI पे ली जाती EMI कितनी होती होगी इसकी मंथली? है, इसकी 4,000। तो क्लोज टू 9,000 आपका मंथली एक्सपेंस है ट्रैवलिंग का। बाकी फ्रेंड्स के साथ डिनर, आउटिंग वगैरह, इसका अगर मैं एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी की बात करूं तो वो उसमें कितने मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं? बेसिकली तो अभी जैसे जाना कम हो रहा है, कुछ 1 ईयर से ही कम हो गया है, तो अभी जाना हो रहा है तो मंथ में कम से कम आई थिंक वीकेंड मिल जाएगा, नहीं तो वीक ऑफ में एक बार चले जाते हैं हम लोग। तो मंथली आप मान के चलो आई थिंक 5, राउंड फिगर 5 लेके चलो कि 4 या 5 भी होता है, 6 भी हो जाता है, तो ज़्यादातर 4 ही होता है। अभी कुछ टाइम से 5-6 चल रहा है। मंथ में 4 to 5 टाइम्स आप आउटिंग कर लेते हैं। कर लेते उसका अगर मैं एक्सपेंस, अगर आपसे एक रफ नंबर, एक फिगर्स मांगू तो उसका कितना खर्चा हो जाता होगा मंथली? मतलब अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं तो 2500, 2000, 3000 भी हो जाता है, और हम लोगों में वही टोटल अगर हम लोग नेगोशिएट कर लेते हैं तो 400-500 पर पर्सन
तुरंत बैठ जाता तो अगर 500 पर हेड कंसीडर करें और 5 टाइम्स आप आउटिंग करते हो 2500 के अप्रॉक्सिमेटली 2 to 3000 हम कंसीडर कर सकते हैं वो एक्सपेंस। तो 64,000 आपका एक्सपेंस हो गया। तो ठीक है रोशन, अब बाकी अगर मैं और कोई एक्सपेंसेस आप हमें बताना चाहें जैसे शॉपिंग, तो शॉपिंग में आपका कुछ मंथली एक्सपेंस होता है क्या? शॉपिंग में होता है भैया बहुत ज़्यादा ही है वो। मेरे समटाइम्स शूज़ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, शूज़ के और क्लोथ्स के बहुत ज़्यादा शौक है। छोटी छोटी एक्सेसरीज होती है, मुझे पसंद आए तो लेना पड़ता है, मतलब लेना क्या पड़ता है, मैं अपनी चीज़ें ज़रूरतें पूरे करने के लिए ले लेता हूँ। बेसिकली शूज़ का बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास, कम से कम 20 प्लस पेयर्स है मेरे पास। मतलब नाइकी है, जॉर्डन बोल सकते हो आप, एम्बो, सारे मतलब एयरफोर्स, एलियन टाइप सारे शूज़ है मेरे पास। मतलब वो मेरे को बहुत ज़्यादा इसका एडिक्ट हूँ मैं, क्योंकि जो मैं हमारी फील्ड है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा क्लोथ्स और शूज़ ही पसंद आते हैं, अदर चीज़ें ज़्यादा। तो अच्छा, हम okay. कहीं और इन्वेस्टमेंट करें ना करें, बट शूज़ और कपड़ों में जरूर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, कैप्स भी ऐड कर सकते हैं हम लोग उसमें, कैप्स वगैरह भी होती है, छोटी छोटी रिंग्स हो गई, चेन्स हो गई, उसमें बहुत चला जाता है। तो आप मंथली, अगर मैं आपसे पूछूं एक नंबर, अगर आप मुझे बता पाएं कि आपका एक मंथली कितना एक्सपेंस हो जाता हो? मेरा मंथली का मेरे 2 पेयर्स फिक्स हैं, मेरे को हर मंथ 2 परचेस पेयर्स करते ही करते करता ही करता हूँ मैं। और मैंने अभी भी मंगाया, वो आज ही ऑर्डर होता होगा, मैंने आज भी मंगाया शूज रिसेंटली। मतलब 2 पेयर्स मेरे को चाहिए ही चाहिए, ऐसा हो जाता है। यार ये शूज वगैरह जो, जैसे आपने बताया आपको शूज का बहुत शौक है, ये शूज होते कितने के हैं? मैंने सुना है काफी एक्सपेंसिव शूज होते हैं, जॉर्डन वगैरह ये जिनका बहुत आप नाम ले। एक्सपेंसिव होते हैं सीरियसली। अगर आप देखोगे, आप सर्च भी करोगे जॉर्डन 1, जॉर्डन 2, जॉर्डन 3, तो इसमें नंबर्स के अकॉर्डिंग भी चीजें होती हैं। तो जो आपका स्टार्टिंग जो लेवल होता है ना फर्स्ट, वो 80,000 से ऊपर होता है। 80,000 रुपीज? सीरियसली शूज 80,000 से स्टार्ट होता है, और वो 2.5 मतलब 2.5 लाख रुपए तक भी जाता है, इतने कॉस्टली होते हैं। इतने एक्सपेंसिव शूज? एक्सपेंसिव शूज होते हैं, बट सीरियसली मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता। मैंने लाइफ में एक ही शूज़ लिया था, वो काफ़ी महंगा था। तो आप उस चीज़ के लिए बोल सकते हो कि हाँ, उस चीज़ के लिए मैं लोन ले सकता हूँ, उस चीज़ के लिए ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। अगर मुझे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें खरीदनी होंगी तो शायद ना लूँ, बट उस चीज़ के लिए मैं ले सकता हूँ। शूज के लिए आप लोन ले सकते हैं? मैं एडिक्ट हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं ले सकता हूँ। और वो मेरे जो शूज़ हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, मैं आपको पहले बता दूँ कि लोगों को लगे कि हाँ ये बहुत महंगे शूज़ पहनता है, तो भाई मैं इतना अमीर नहीं हूँ। मैं बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट कॉपी या 7A बोल सकते हो, जो सेम ही होती है, आप उसमें पता नहीं कर पाओगे हाँ कि ये ओरिजिनल है, तो नहीं समझ में। तो आपको कंपैरेटिवली सस्ते मिल जाते हैं? वो मुझे सस्ते पड़ जाते हैं। मैक्सिमम जो उसका जो रेंज होता है 4500, 5000, 3500, 4000, तो वो ऐसे पड़ते हैं। उसकी कॉपी शूज 5,000 रुपीज के पड़ते हैं, आप ये बता रहे हो? और समटाइम्स सेल्स भी होते हैं, तो 50% ऑफ, 70% ऑफ, 60% ऑफ। तो मैं उस चीज़ का वेट करता हूँ कि हाँ अब कुछ ऑफर आने वाला है, तो अब ले सकता है रोशन, तो अब तो खरीद सकता है। तो रिसेंटली बीच में कुछ एक शूज़ आया हुआ था, उसका एयरफोर्स था, वो एयरफोर्स 1 प्लेन वाइट, वो लेदर क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। उसका जो था कुछ अराउंड 14,000 16,000 कुछ था, तब जाके 50% होगा 8,000 में, तब मैंने वो खरीदा था। जो आपने बताया वो 14,000 रुपीज का था, वो ओरिजिनल शू था, और वो आपने 50% डिस्काउंट 7-8,000 रुपीज का खरीदा था डिस्काउंट के बाद? हाँ जी। ओके। तो अभी मतलब बहुत सारे शूज ऐसे हैं वो मिल जाते हैं डिस्काउंट पे। अब तो लोगों को इजी हो गया है, वो ले लेते हैं कि ऑफर्स पे ही चल रहा है शूज, ज्यादातर मेरे ऑफर्स वाले ही हैं, और मैं फर्स्ट कॉपी हो। 2-3 पेयर्स हैं ऐसे, वो थोड़े ओरिजिनल और एक्सपेंसिव है, बाकी सारे कॉपी। तो जितने भी आप शूज बता रहे हो इसी तरीके से आप परचेस करते हो, या डिस्काउंट में, या फिर आपको कहीं फर्स्ट कॉपी मिल जाती है तो आप वो ले लेते हो? कितना मंथली कितना एक्सपेंस हो जाता होगा ये सारे शूज परचेज और बाकी की, जैसे आपने बताया एक्सेसरीज वगैरह? इसमें आप मान लो अराउंड 12 या 10 तो गए कहीं भी, मतलब जाना ही ऐसा ही है। 10 to 12,000 रुपीज आपकी शॉपिंग मंथली खर्च करते ही करते हैं। भले से मैं अगर स्कूटी चलाना बंद कर दूं, पेट्रोल नहीं डलाऊं, बट वो जरूर है, वो कंपलसरी है। नहीं, मैंने आजकल देखा है काफी ट्रेंड है कि जेंजीज बहुत ज्यादा क्रेजी हैं शूज को लेके, इस तरह आजकल जो शूज चल रहे हैं। मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी इतने महंगे शूज कभी नहीं, अगर मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ तो मैं कभी नहीं परचेज करूंगा, मैं बेटर है उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। गुड टू नो दैट। तो आपने बताया कि 64,000 आपका मंथली एक्सपेंस था, 10,000 रुपीज आपकी शॉपिंग में चले जाता है, तो क्लोज टू 74,000 रुपीज का आपका मंथली एक्सपेंस है। तो यार जितनी आपकी इनकम है उतनी आपके एक्सपेंसेस हैं। तो मुझे इन्वेस्टमेंट का तो कोई बफर दिख नहीं रहा है, लेकिन वैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या कुछ ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है? ये मेरी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कुछ टाइम में कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स है मेरी है। तो मैं आपकी वीडियोस देखी है आपकी, तो मतलब काफ़ी मोटिवेट हुआ मैं उस चीज़ से। ऐसा नहीं है, मेरा काफ़ी टाइम से मन भी था कि मैं अंकित सर से मिलूँ या अंकित भैया से मिलूँ, वो मेरे को अच्छा गाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो में जितना अच्छा मोटिवेशन आता है सामने तो और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ऐसा नहीं, मैंने कोशिश थी कि मैं मिलूँ आपसे और थोड़ी एडवाइस लूँ। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर, ऐसे कर, तो मैं आता भी आपके पास। यार रोशन, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आप मेरी वीडियोस देखते हो और आप थोड़ा भी कोई मोटिवेट हो जाए तो मेरी वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाता है। मुझे ये चीज सुन के
बहुत खुशी हुई कि लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कमिंग ऑन टू इन्वेस्टिंग, यार इन्वेस्टिंग आज मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जैसी अर्निंग शुरू होती है हम बाकी ऐसी एक्सपेंसिव चीजें परचेज करना शुरू कर देते हैं जो हमारी बजट से बाहर है या हमारी औकात से बाहर है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने एक्सपेंसेस थोड़े से आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि क्या चीज आपके लिए जरूरी है, क्या चीज कंपैरेटिवली कम जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है, उसी के बेसिस पे आप अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएंगे। आप अभी जैसे आपने बताया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपकी मंथली इनकम को देखते हुए आपको मिनिमम 10% ऑफ योर मंथली इनकम आपको सेव जरूर करनी चाहिए। कहीं अच्छी जगह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़े और आप कुछ सालों बाद आप और आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो सके। वैसे इन्वेस्टिंग के बारे में कभी सोचा है आपने, कुछ है जो आपके दिमाग में, आप अगर आपका कोई उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिसेंटली मेरे को मतलब थोड़ा ये पता करना था कि मेडिकल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि अभी हम बहुत हेल्थी हैं, तो इन फ्यूचर जाके कुछ सालों बाद जनरेशन वैसे भी आजकल इतनी जल्दी ग्रो कर रही है, तो ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को मेडिकल इशू होते हैं तो चाहिए होता है आपको सब कुछ कि हाँ एक टाइम पे करें वो लोग। तो मुझे बेसिकली यही पूछना है कि इससे हमें इन फ्यूचर जाके कुछ हो जाता है, समटाइम पेन होता है चेस्ट में या फिर कोई भी बीमारी होती है, तो उस चीज़ के लिए पैसा बचता ही नहीं है। तो मुझे वही चीज़ थोड़ी सी सेव करनी ताकि मैं आगे के फ्यूचर के लिए पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊँ, खुद के लिए भी कर पाऊँ। ज़रूरत सबको ही पड़ती है, बेसिकली वही मेरे को मेन आइडिया चाहिए और थोड़ा सा सेव हो, वही बस मेरे को मेडिकल का थोड़ा सा जानना। तो रोशन, इसमें आपने दो चीजें पूछी हैं। पहला आपने पूछा है कि इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से प्लान करनी चाहिए जिससे आप 5 to 10 ईयर्स में अपना आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर कर सकें, और दूसरा आपने मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड मुझसे पूछा कि आप अपने और अपनी फैमिली को कैसे मेडिकली सिक्योर कर सकते हो। तो इसमें पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बोला कि आपकी मंथली इनकम का मिनिमम 10% आपको इन्वेस्ट करना है। सिंस आप बिगनर हो तो आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, साल के 11 से 12% आपके एनुअल रिटर्न आपको दे देगा। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा अगर आप 10% ऑफ योर सैलरी मतलब 8,000 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हो फॉर नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स, तो यू विल गेट अ गुड अमाउंट आफ्टर दैट। 20 ईयर्स के बाद एक अच्छा कॉर्पस आपका बिल्ड हो जाए। पहली चीज तो ये। मेरे को ये भी पूछना था भैया आपसे कि जैसे कि स्टॉक मार्केट बहुत चल रहा है आजकल, सब लोग गाइड करते रहते हैं कि हाँ रील्स आजकल चल रही है, तो आजकल लाइफ में सबको पता है कि रील्स देख के मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ ये कर लेना चाहिए अप्लाई वगैरह। तो आधे लोगों का पता नहीं है रियल है या फेक है, तो आपकी देखिए, तो आपसे मैं लाइव मिल भी रहा हूँ तो वो चीज़ रियल लगी है मेरे को। तो बेसिकली मैं आपसे ही पूछता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट, मतलब ये करनी चाहिए या नहीं, और जो बिगिनर है वो कैसे करें, ऐसा कुछ आइडिया। तो इस चीज में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको नॉलेज भी नहीं है और टाइम भी नहीं, तो आप सिंपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, आपको लॉन्ग पीरियड में अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपके पास नॉलेज है और टाइम नहीं है, तब भी मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। कोई ऐसे म्यूचुअल फंड को रिसर्च एनालिसिस करके निकाले जो आपके इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को बीट कर सके। और अगर आपके पास नॉलेज भी है और टाइम भी है, तब आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखो। सिंस आपने बताया कि आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करो। आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 5 साल 7 साल बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका अमाउंट कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। सेकंड, आपने मुझसे चीज पूछी कि अपने आप को और अपनी फैमिली को आप कैसे मेडिकली सिक्योर कर सकते हो। यार इस चीज में आपसे कहूंगा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपको एक मेडिक्लेम लेना चाहिए अपनी और अपनी फैमिली के। अमाउंट डिपेंड करता है कि आप किस किस का कवर चाहते हो, कितने का कवर चाहते हो, लेकिन एज अ फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो और आपको पता है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज कितनी एक्सपेंसिव है। कोई भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो लाख 2 लाख रुपए आपके एकदम से खर्च हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस मस्ट टू हैव फॉर यू। अगर आप इंडिविजुअली लेते हो तो 5 से 10 लाख रुपए आई सजेस्ट यू कि लेना ही लेनी चाहिए। अगर आप कंबाइंड फैमिली का ले रहे हो तो मिनिमम आई सजेस्ट यू 20 लाख रुपीस का आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा, आपकी फैमिली मेडिकली सिक्योर होगी, प्लस कुछ टैक्स बेनिफिट भी हो जाता है अंडर सेक्शन 80D। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो 80D के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। तो आपको डुअल बेनिफिट है, प्लस आप मेंटली फ्री हो जाओगे कि कल आपकी फैमिली के ऊपर कुछ मेडिकल इश्यूज आते हैं तो आपके पास 20 लाख रुपीस का कवर है। गोइंग फॉरवर्ड जब आपकी इनकम बढ़ती रहती है तो मेडिकल इंश्योरेंस को थोड़ा टॉपअप करा के 25 या 30 लाख रुपीस तक का करा लो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एक ये आपको मेडिकल इंश्योरेंस में मस्ट टू हैव है जो आपको करना ही करना चाहिए। सिंस आपने बताया आपके जितने मंथली एक्सपेंसेस हैं और आपकी मंथली इनकम जो है वो सॉर्ट ऑफ सेम है, आपके पास बफर नहीं बचता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको थोड़ा सा कट डाउन करो। कुछ 20 या 30% का मंथली बफर रखो जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए और अपना मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस आप ले सकते हो, एनुअल प्रीमियम होता है, उसको आप मंथली EMIs में भी कन्वर्ट करा सकते हो। वो एक अच्छा आपके लिए रहेगा। आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाओगे इन्वेस्टमेंट से और आप मेडिकली भी सिक्योर हो जाओगे मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से।
तो यार रोशन, हम अपने पॉडकास्ट के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जिसमें मैं आज जानना चाहूंगा कि आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो। अगर अचीव करना चाहते हो तो कितने साल में गोल अचीव करना चाहते हो, वो हमें बताइए। मेरा एक ही गोल है वैसे तो, कि मतलब मेरे को वर्ल्ड टूर करना है और Okay. वहाँ पे डांस टीचिंग के लिए कोर्स करना है एक, वहाँ पे जाके मैं सीखूँ। काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी है वहाँ पे, ऐसी बेसिकली कि बड़ी हुई है ऑलरेडी। तो वहाँ पे हमेशा से टू स्टेप हमेशा आगे रहा है। तो बाहर की चीज़ें हमेशा से एक्सपेंसिव रही हैं और नॉलेज के मामले में भी बहुत आगे रहे हैं वो लोग। तो मुझे Okay. वहाँ पे अपना वर्ल्ड टूर करना है और वहाँ पे टीचिंग के लिए कोर्स करना है, बस एक वही है। और ये गोल आप कितने साल में अचीव करना चाहते हैं? ये गोल आई थिंक मेरे को 5 या 6 ईयर्स में कंप्लीट करना है। और कितना खर्चा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड टूर में प्लस ये जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसमें? आई थिंक वही 15-20 के अराउंड आएगा। तो ठीक है, 20 लाख रुपीस हायर साइड पे मान के चल देते हैं कि 20 लाख रुपीस आपको चाहिए होंगे आफ्टर 5 to 6 ईयर। वो गोल आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में अचीव करना है, तो आपको मिनिमम 20,000 रुपीस की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी और उसको हर साल 10% से स्टेप अप करना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आपको 12% पे रिटर्न मिलता है तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए आप सेव कर पाएंगे, जिस पैसे से आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। लेकिन 20,000 रुपीज लुकिंग एट योर सैलरी एंड एक्सपेंसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अब वो जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको थोड़े से बनाने पड़ेंगे। अब उसके दो तरीके, या फिर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस कट डाउन करें, थोड़ा सा वहां पे बफर बनाएं, या फिर अपनी इनकम इंक्रीज करने पे फोकस करें। इनकम इंक्रीज करने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़े से एडिशनल एफर्ट मारने पड़ेंगे और मैं उसको सजेस्ट भी करूंगा। ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनकम बढ़ भी जाएगी, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो बढ़ भी जाएगी। एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस आप थोड़े से कट डाउन कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी आप 2 पेयर ऑफ शूज खरीदते हैं, अब 2 की जगह 1 पेयर ऑफ शूज खरीद लें। जो भी पैसा बचता है उसको आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। अभी रिसेंटली मेरा एक लोन है स्कूटी वाला, वो कुछ 8 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। उसको भी वो भी अप्रोक्सीमेटली आपने बताया 4,000 रुपीज आपका मंथ 4,000 पर मंथ आपका उसमें जाता है, तो वो पैसा भी आपका बच जाएगा। उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर टर्म इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए नहीं सजेस्ट किया इनिशियली क्योंकि लुकिंग एट योर सैलरी और आपके मंथली एक्सपेंसेस बहुत टाइट थे, तो सिंस वो बफर बन जाएगा, जब वो 4-5 हजार रुपये आपका वो बच जाएगा, थोड़ी सी इनकम इंक्रीज होगी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप अपने लिए मिनिमम 1 करोड़ रुपए का एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। आपकी लुकिंग एट योर एज 6-7 हजार रुपए में टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो जो पैसा आपका वो 4,000 बचेगा, उससे प्लस थोड़े से अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करके प्लस अपनी इनकम इंक्रीज करके इस पैसे को फोकस करिए आप इन्वेस्टमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में, जिससे आप अपने आप को ओवरऑल हॉलिस्टिकली सिक्योर कर पाएंगे फाइनेंशियली। इसी के साथ हम आ गए हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, मनी मिस्टेक में, जिसमें मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा फाइनेंशियल ब्लंडर किया है जो आप हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक हुआ है मेरे साथ, मतलब पर्सनल है बहुत ज़्यादा, मतलब बता देता हूँ मैं, मतलब बेसिकली नाम तो नहीं लूँगा, मैं बता देता हूँ। मैं एक जगह पे जॉब करता था, वो जिम था, वहाँ पे मैं क्लासेस लेता था। तो वहाँ पे मुझे 4 मंथ्स हो गए थे काम करते करते। तो मतलब पहले तो मैं एज अ लर्नर था। जब मैंने वहाँ पे फिक्स सैलरी पे जॉब करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि वहाँ से अमाउंट आने वाला है। तो भैया ने पैसे दिए नहीं, तो भैया ने बोला नेक्स्ट मंथ देता हूँ, भैया ने बोला नेक्स्ट मंथ देता हूँ। तो कुछ टाइम बाद ना मेरी दीदी की शादी थी। ओके। तो फैमिली ने थोड़ा बोला कि तेरी तरफ से कुछ हेल्प हो सकती है क्या, क्योंकि तू अब तो जॉब कर रहा है। ये मैंने कहा हाँ जॉब कर रहा हूँ। तो बहुत पहले की बात है वैसे। तो फिर 4 मंथ्स हो गए, तो मैंने बोला भैया मेरे को सैलरी चाहिए या फिर मेरे को एक साथ अमाउंट कर देना आप, कोई इशू नहीं है, ताकि मैं अपनी सिस्टर की शादी में थोड़ी हेल्प कर सकूँ, ऐसा कुछ। तो क्या रिसेंटली पता नहीं कुछ स्कैम हुआ, क्या हुआ पता नहीं, तो वो जिम क्लोज हो चुकी थी, वो बंदा गायब हो चुका था, वो जिम क्लोज हो चुकी थी। मतलब वो लाइफ का मतलब ऐसा स्कैम ही समझ लो कि बहुत अजीब ही था। मतलब ऐसा लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है और वहाँ से जगह भी खाली हो गई और पता भी नहीं चला रातों रात, तो बंदा ही गायब हो। तो वो ऐसा सीन कुछ हुआ था मेरे साथ। ये फाइनेंशियल लॉस हो गया तो आपका। उस टाइम पे फिर घर पे मेरे को मतलब काफ़ी चीज़ें कि मतलब मैं दे ही नहीं पाया था, तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ था उस चीज़ के लिए कि मेरा स्टार्टअप था एक तो मेरा, कि और मेरी फर्स्ट दीदी की शादी थी, सबसे बड़ी दीदी की शादी थी। तो मैं सोचा था कि मैं कुछ चलो कर पाऊंगा थोड़ा बहुत भी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि चलो मैं एक सिस्टर के लिए नहीं कर पाया कुछ। तो ये मेरा थोड़ा सा स्कैम वाला पार्ट था। तो आपने कभी उनको बाद में रीच आउट करने की कोशिश करी? रीच आउट करने की कोशिश की, बट कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, उनका कोई कुछ पता ही नहीं चला। और वो एक सिर्फ मेरे साथ नहीं था, वो काफ़ी लोगों के साथ, तो ऐसा मतलब काफ़ी लोगों के पैसे लेके वो भाग चुके थे। ठीक है यार, मतलब ये काफी लोगों के साथ मैंने सुना है ऐसे होते हुए, आपके साथ भी हुआ है। कोशिश करना आगे जब आप खुद ऐसा कभी किसी के साथ में करें, ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, मुझे पता है कि जब मेरे पे ये चीज़ें बीती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे वाले के ऊपर भी ना बीते। तो आई ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करूँगा कि कभी ऐसा ना करूँ। मैं तो ऑब्वियस बातें नहीं करूँगा कि मैं ऐसा खुद वर्क कर रहा हूँ किसी के पास, अगर मेरे साथ भी कोई इन फ्यूचर काम
करता है, तो मैं कभी ये चीज़ नहीं सोच सकता कि कोई मैं किसी तरह से स्कैम टाइप कुछ करूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं। थैंक यू सो मच रोशन फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपने शेयर करे। फाइनेंशियल प्लानिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, इंश्योरेंसेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। अगर आपको फ्यूचर में इस चीज से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन्वेस्टमेंट या इन सारी चीजों से थैंक यू रिलेटेड। सो मैं मच आपको भैया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। एंड टू ऑल द व्यूअर्स, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरीके का डिस्कशन हम आपके साथ भी करें, आपके पर्सनल फाइनेंसेस आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उनको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल शीट का लिंक दिया हुआ है मैंने, उसको जाइए, उसको फिल करिए, हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर जरूर आपको रीच आउट करेगा। थैंक यू सो मच।